अ, बहुत अच्छी बात कही दादा आपने। और मैं आता हूँ शीतल जी आपके पास। क्या जरूरत थी कि आप किसी दुनिया की फाइनेस्ट इंस्टीट्यूशन की, जिस भाषा में आप बात करते हैं कि हार्वर्ड के बारे में या बाकी जो टॉप लेवल इंस्टीट्यूशंस हैं, एक उपहास का एक उसमें क्या हिस्सा रहता है उसके अंदर कि हार्वर्ड क्या होता है। अब पहले कहते थे हार्वर्ड क्या होता है, हार्ड वर्क देखो। इस देश में 10 लाख करोड़ हाईवे के लिए दिए जाते हैं, लेकिन 2 लाख करोड़ शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए दिए जाते हैं। हाईवे तो बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए थी, सड़कें नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन प्रायोरिटी क्या है, अनपढ़ रखने की। इसलिए टॉप लेवल इंस्टीट्यूशंस का उपहास उड़ाया जाता है। 82 करोड़ को भिक्षु बना दिया जाता है। तीसरी बात, जब संसद में कोई विरोध पक्ष का व्यक्ति बोल रहा होता है तो मोदी जी कभी नहीं आते हैं। आप ध्यान रखिए, कभी बहुत सालों से नोट कीजिएगा। उन्हें संसद में नहीं बैठना है। अब उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि शायद वो खुदा के कोई नेक बंदे हैं और वो इन आम आदमियों के अंदर नहीं बैठ सकते। वो संसद में तभी आएंगे जब उन्हें खुद बोलना होगा, क्योंकि किसी और को बोलते देखना शायद उनको बर्दाश्त नहीं होता है। मैं इसे अहंकार की पराकाष्ठा मानता हूं। लेकिन जिस भाषा का उपयोग किया, जो जिस किस्म के उपहास किए गए, वो भारत के प्रधानमंत्री की जो गरिमा है उसको नीचे लेकर जाता है। और जो भी साथ में जोड़ना थे शीतल जी, आप जोड़ सकते हैं। आपकी टिप्पणी, आपकी ऑब्जर्वेशन। देखिए, मोदी जी के बारे में ये सोचना कि उनसे कोई भाषा की मर्यादा या किसी तरह की राजनीतिक शुचिता की मर्यादा या जो लोकतांत्रिक नैतिकता है उसकी कोई मर्यादा का पालन होते हमें मिलेगा, ये अब तो बहुत पुरानी बात हो गई, क्योंकि अब 9 साल से वो हैं। कई बार संसद में उनका भाषण हुआ है। तमाम देश की घटनाएं हैं जिन पर उनकी प्रतिक्रिया हम जानते हैं कि जिन पर वो चाहते हैं, जिस तरह से चाहते हैं, उसके अलावा वो किसी को ये सहयोग नहीं देना चाहते कि जो लोकतांत्रिक मर्यादा होती थी संसद की, कि सारे लोग जो विपक्ष में हैं वो अपनी बात कहते थे, प्रधानमंत्री स्वयं या उनके कोई मंत्री उस पे नोट्स लेते थे, और जब उनका नंबर आता था तो उन चीजों का एक एक करके जवाब देते थे। ये एक संसदीय तकाजा था। मोदी जी ने इसको पहले दिन से भंग कर दिया है। वो आके खिल्ली उड़ाते हैं विपक्ष की, अपनी तारीफ करते हैं, और जैसा वो गुजरात में करते थे कि वहां की कहते थे 6 करोड़ जनता की ओर से, अब उन्होंने देश का मामला है तो 140 करोड़ जनता का कह दिया है कि उनकी ओर से उन्होंने अपने को नियुक्त कर लिया है। ठीक है, वो चुनाव जीते हैं, उनको 37% के आसपास वोट मिले हैं। वो कुल 25 करोड़ के आसपास वोट है, लेकिन वो उसकी जगह इसको प्रयोग करते हैं भावनात्मक रूप से। लेकिन उसके बाद जो चीज वो बोलना चाहते हैं वो सिर्फ लगता है कि वो अपना प्रचार या अपने चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, और बार बार कई बार अपने नाम का खुद ही इस्तेमाल करते हैं। ये भी थोड़ा सा हल्कापन है। मोदी ने ये किया, मोदी ने ये कर दिया, मोदी ये कर सकता है, मोदी वो करता है। इस तरह की भाषा और इस तरह का जो एटीट्यूड है वो निश्चित तौर पर भारत जैसे एक दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाले लोकतंत्र के प्रमुख की ओर से शर्मनाक तो है ही, लेकिन हमारी व्यवस्था है कि वो चुनाव जीते हैं, 2 बार जीते हैं, तीसरी बार जीतने का उपक्रम कर रहे हैं। तो वो जो भी जैसा करेंगे, हमारी व्यवस्था है कि हमें उसको वैसे सुनने को हम बाध्य हैं। हमारे पास ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि आपके कार्यक्रम में हम आके उसमें जो कमियां हैं उस पर बात कर सकें। देखिए, मोदी जी आए, उनकी डिग्री पर पहले इशू आया। उनकी डिग्री जिस तरह से उसके बारे में बताया गया वो हास्यास्पद नहीं, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी देश के प्रधान के पास उसकी डिग्री ही जाली हो एक तरह से, या वो कभी प्रूव ही ना हो पाए कि ये कब पढ़े, कब क्या किया, कब किस चीज से आई। अभी तो मुद्दा अटका हुआ है, वो डिफरेंट कोर्ट्स में है। उसको बताते बताते हमारे एक पूर्व वित्त मंत्री दुनिया से चले गए। वो एक फोटो कॉपी उन्होंने जेरोक्स कॉपी लगाई थी, जब उनकी पड़ताल की गई तो कहीं कुछ मिले ही नहीं। यूनिवर्सिटियों से रिकॉर्ड गायब किए गए। आप कभी किसी को ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं जो अपनी डिग्री के रिकॉर्ड्स यूनिवर्सिटी से गायब कराता हो, कोर्ट्स वगैरह में सॉलिसिटर जनरल आके उसके लिए डेट लेता हो, झूठ बोलता हो? कोई उम्मीद कर सकता है? लेकिन भारत में ऐसा ही हो रहा है। पूरे देश में, पूरी दुनिया में इस समय
सबसे ज्यादा चर्चा का विषय आर्थिक दुनिया में अडानी साहब है। अभी आपके पास आने से पहले, थोड़ी देर पहले, मॉर्गन स्टैनले की भी रिपोर्ट आ गई है, वो भी अब उनकी जांच कर रहे हैं। सेबी का जो समतुल्य ब्रिटिश कारपोरेशन है, वो भी उनकी जांच कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया उनकी जांच कर रहा है। सारे विदेशी बैंकों ने एक एक करके अब उनको नया ऋण देने से मना कर दिया है। ऋण के पुनर्विचार, पुनर्स्थापन का मना कर दिया है। और जिनकी जब जहां किस्तें हैं, उसके लिए वो दबाव डाल रहे हैं। यहाँ ये भी मैं और ऐड इस कर दूं शीतल जी की दुनिया की एक सबसे बड़ी जो एनर्जी की कंपनी है उनमें से एक का नाम है टोटल एनर्जी। मैं टोटल आ रहा हूँ एनर्जी के ग्रीन के साथ 25% का समझौता था अडानी ग्रीन के साथ, जो उन्होंने पोस्टपोन कर दिया कि हम साइन नहीं करेंगे जब तक ये बिल्कुल क्लियर कट निकल कर नहीं आते। जी जी जी, वो जो समझौता है उसमें 4.5 बिलियन उनको इन्वेस्ट करना था, जो हाइड्रोजन पर आपने बजट में देखा है, जो हाइड्रोजन पर काम था, क्योंकि नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज उन्हीं के पास है, तो वही उसमें कर सकते थे। उन्होंने वो अपना प्रस्ताव अभी होल्ड पे डाल दिया है। ठीक कह रहे हैं आप। और जो विदेशी बैंकों का कंसोर्टियम है, बार्कले से लेके स्टैंड चार्ट, एचएसबीसी और इन सब ने कहा है कि हम आपके ऋण पर पुनर्विचार नहीं करेंगे, जो हमारी किस्त है वो आप समय पे जमा करिए। तो उसके चलते उनको 500 मिलियन डॉलर अभी तुरंत 9 तारीख तक, 9 मार्च तक जमा करने हैं। 2 दिन क्योंकि प्रधानमंत्री को बोलना था, तो ये देखिए, इससे पता लगता है कि हमारा जो सेबी और हमारा जो स्ट्रक्चर है इस मार्केट का, इस पर अडानी और अडानी जैसों का कितना नियंत्रण है। 2 दिन उन्होंने एक घोषणा करके कि हम 1.1 बिलियन अपनी मतलब लोन्स का प्री पेमेंट जेब से कर रहे हैं, और 2 दिन उन्होंने मार्केट में आर्टिफिशियल उछाल एक दिखाया, और आज इस समय उनके सारे शेयर फिर पाताल में लगे हुए। तो कल प्रधानमंत्री को बोलना था, तो इसके लिए मतलब इस मार्केट पर जो आरोप है हिंडनबर्ग का, वो कितना साबित हो रहा है कि वे जब चाहे तब इस मार्केट में अपनी रुचि के अनुसार झूठी ऊंचाई हासिल कर सकते हैं। सच्चाई ये है कि उनके सारे शेयर्स में उनके जो, सीधी सी एक मोटी सी बात है जिस पर उसने उंगली रखी है, कि भाई मान लीजिए अमेजन है, आपसे नीचे है कंपनी, आप उससे ऊपर हो गए थे, 165 बिलियन तक पहुंच गए। अमेजन में कितने कर्मचारी काम करते हैं? अमेजन का रेवेन्यू कितना है? अमेजन के रेवेन्यू का 1/10 रेवेन्यू भी नहीं है अडानी साहब का। लेकिन अडानी साहब का, और ना उनका प्रॉफिट उससे ज्यादा है, लेकिन अडानी साहब के शेयर उससे बहुत ज्यादा वैल्यू के हो गए दुनिया में। ये तो इसमें कारीगरी साफ है, इसमें कोई बहुत जादू की जरूरत नहीं है। उनका रेवेन्यू अमेजन छोड़ दीजिए, भारत की ही बहुत सारी शीर्ष कंपनियों से बहुत नीचे है। उनके पास कोई ज्यादा स्टाफ भी नहीं है। तो ये जरूर एक आर्टिफिशियलिटी है जो सामने, जो मैं तो इस क्षेत्र का विद्यार्थी नहीं था, ये तो खबर आने के बाद हम लोग अब सबको छोटा मोटा अर्थशास्त्री बनना पड़ रहा है, या अर्थशास्त्र का एक छोटा मोटा विद्यार्थी कह लीजिए, जो जिसको बहुत कम पता है, जो सूचनाएं आ रही हैं सिर्फ उनका विश्लेषण करने से जो थोड़ा बहुत ज्ञान हो रहा है, उससे ये उन सूचनाओं से ये पता लग रहा है, और उससे ये भी पता लग रहा है कि हमारे देश में हो क्या रहा है। और आप सोचिए कि प्रधानमंत्री ने 1.5 घंटे अपने भाषण में इस मुद्दे पे मुंह ही नहीं खोला। ऐसी मतलब लोकतांत्रिक, आप कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवहार में ऐसा अकल्पनीय रोल तो हमने तो कभी नहीं देखा। 30-40 साल से संसद को हम लोग भी देख रहे हैं, 4 दशक हो गए हैं। 4 दशकों में हम पहली बार देख रहे हैं कि संसद में उठे सवालों का जो जवाब देने वाला व्यक्ति है, प्रधानमंत्री या कोई संसदीय मंत्री, वो उन मुद्दों पर बोले ही नहीं जिन मुद्दों पर सवाल संसद ने किए, और जो मुद्दे पर ज्यादातर लोगों ने सवाल किए हो उस पर नाम ही न ले, बोले ही नहीं, और भाषण देके चला जाए चुनाव का। ये सब कमाल हुआ है। लेकिन अब मोदी जी से तो सारे कमाल की उम्मीद है, और वो कमाल ही करते रहे। बस उनका एक ही दावा है कि उनको चुनाव में वोट ज्यादा मिल रहा है। तो भाई बहुत से लोगों को इस तरह से वोट मिल रहा है दुनिया में, लेकिन उनको दुनिया इज्जत की नजर से नहीं देखती। पुतिन साहब को भी वोट बहुत ज्यादा मिल जाता है, शी जिनपिंग को भी मिलता है। दुनिया में मिडिल ईस्ट में बहुत सारे तानाशाह हैं, तो 100 में 100% वोट एक समय में उनको मिल जाता था, लेकिन उनको लोग तानाशाह ही कहते। उनको वो नहीं कहते जो होने की आपकी अभिलाषा है, वो संभव नहीं है। वो मतलब एक लोकतांत्रिक समाज के लिए आप चाहे जितनी कवायद कर लें, चाहे जितना झूठ बोल लें, चाहे जितना मीडिया खरीद लें, चाहे जितना सोशल मीडिया ट्रोल
आप अपने पास रख लें और चाहे जितना यहाँ एजेंसियों को डरा धमका के अपने पक्ष में बातें कर लें, तो चाहे जितना सेंसर कर लें, लेकिन आपको दुनिया फिर उसी तरह से समझेगी जैसे तमाम इन मिडिल ईस्ट और रूस वगैरह के खलनायकों को समझती है। ये भी एक सच्चाई है, इससे वो चाहे जितना प्रयास करें, बच नहीं